आप देख रहे अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। पटना के जानीपुर के अख्तर इमाम ने अपने 2 हाथियों को करोड़ों की जायदाद का मालिक बना दिया है। अख्तर इमाम ने अपने बेटे को जायदाद से बेदखल कर अपनी संपत्ति पत्नी और हाथियों के नाम कर दी है। उन्होंने बताया कि जायदाद हाथियों के नाम कर देने के बाद उन्हें कुछ भी हो जाता है तो सारी संपत्ति ऐरावत संस्था के नाम हो जाएगी, ताकि हाथियों की देखभाल हो सके और उन्हें तस्करों से बचाया जा सके। इलाके में अख्तर इमाम की पहचान हाथी वाले के तौर पर भी है और वे ऐरावत संस्था के मुख्य प्रबंधक भी हैं। केरल में हाथी विनायकी के मारे जाने के बाद ये बात प्रासंगिक हो जाती है कि हाथी हमारे समाज में कितना योगदान करता है। ये भी बात प्रासंगिक है कि हाथी कितना समाज का अंग है। मेरे पीछे जो हाथी है उसका नाम मोती है और आपको बता दें कि ये करोड़ों की मालकिन है। और ये हाथी जो है इसके जो मालिक हैं अख्तर इमाम, इन्होंने अपनी संपत्ति में एक हिस्सा हाथी को भी दिया है। अख्तर इमाम जो हैं हमारे साथ हैं। अख्तर इमाम जी, ये विचार कैसे आया कि आप सब लोग की हिस्सेदारी जब बांट रहे थे तो हाथी को भी आपने संपत्ति में हिस्सा दिया? हाथी हमारे परिवार का एक हमारा फैमिली मेंबर है। हमारा फैमिली मेंबर है। अच्छा। तो इसका भी शेयर होना चाहिए। कैप्टी एलिफेंट परिवार जैसा हमारे हम तो हाथी पर काम किया है। मैं सिर्फ हाथियों के लिए बचपन से काम किया हूँ। मैं इसका एक्सपर्ट हूँ। मैं सरकार को भी मदद करता हूँ। अच्छा। हमारी हाथी जो मेरे साथ रह जाती है, एशियन एलिफेंट, वो है जो अगर जंगली के साथ भी इसे भेज दें, जंगल में छोड़ दें तो उसके साथ नहीं रहेगा, ये मर जाएगा। इसका जनरेशन भी कहीं कहीं चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी चलते हैं जहाँ मौसम अच्छा है। अच्छा, ये बताइए अख्तर इमाम जी, ये बताइए कि आपने जब संपत्ति इसके नाम किया तो कितने की संपत्ति होगी इस हाथी के नाम पर? करीब करोड़ों की होगी। अच्छा। लेकिन कम है हाथी के लिए, उसका इलाज, उसका खाना, और उसके बाद है जो हमारी संस्था है, जो जितनी हाथी है भारत में, चाहे सरकार की भी जरूरत पड़ती है तो अपने संस्था अपने खर्च से काम किया है, ट्रेनिंग दिया है। अच्छा। उसको पैसा नहीं सरकार ने, बिहार सरकार ने दिया है। ये सब जागरूकता है जो करते हैं महावतों को, बेहद हाथियों के साथ कैसा करना है, जनते में जागरूकता भी देते हैं? बिल्कुल देते हैं। अच्छा। सरकार मुझे है जो इसका है जो परमिशन भी देती है सोनपुर मेला में ट्रेनिंग देने के लिए। अच्छा जी, ये बताइए कि जो केरल में घटना घटी, उस घटना के बाद लोगों को क्या सीखना चाहिए? जिस बहुत दर्दनाक घटना थी, सीखना चाहिए कि हमारा हाथी भी हमारा फैमिली में एशियन एलिफेंट और जुग जुग से आ रहा है। सारे धर्मों में भी इसका चर्चा है कि इसको बजाया जाए, इसको पूजनीय रखा जाए। ये अच्छी चीज़ है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इन्होंने बताया कि किस तरह से हाथी के संरक्षण के लिए ये मुहिम चला रहे हैं। इन्होंने संस्था बनाई है, इन्होंने ट्रस्ट बनाया है, ताकि जो हाथी है वो लगातार इस सृष्टि पे जिंदा रहे, इस सृष्टि के साथ रहे। इसीलिए इन्होंने अपनी करोड़ों की जो जायदाद है, करोड़ों की जो संपत्ति है, इन्होंने इस हाथी के नाम पर किया है, ताकि आने वाली पीढ़ी इस हाथी को देख सके। कैमसन राजेश के साथ विजम पांडे, न्यूज 18 पटना। बिहार पुलिस के जवान एक बार फिर कोरोना की चपेट में आए हैं। इस बार संक्रमण उस बिल्डिंग में पहुंचा है जहां बीएमपी के जवान रहते हैं। एक जवान के पॉजिटिव पाए जाने के बाद बिल्डिंग की तरफ जाने वाले रास्ते को सील कर दिया गया है। साथ ही 10 से ज्यादा जवानों को क्वारंटीन कर दिया गया है। बीएमपी 1 का एक जवान कोरोना संक्रमण से पीड़ित हुआ है और यही टुट्टू इमाम ये बिल्डिंग है जहां पर होमगार्ड के जवान सैकड़ों की संख्या में रहते हैं। तकरीबन की संख्या 200 है। इसके अलावा बीएमपी 1 के जवान रहते हैं और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दार्जिलिंग से आया एक जवान कोरोना से संक्रमित पाया गया है। वो छुट्टी में गया था और उसके बाद यहाँ आया है। फिलहाल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 10 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर क्वारंटाइन कर दिया है और पूरे इलाके को यहाँ पर सील किया जा रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं बांस बल्लों के सहारे यहाँ पर इसको सील किया जा रहा है, यानी न तो कोई इसके अंदर जा सकेगा और ना ही बाहर आ सकेगा। और एक जवान जिनका सैंपल पॉजिटिव पाया गया है उनको एडमिट करवाया गया हॉस्पिटल में इलाज के लिए। बाकी के सभी जो जवान हैं उनका ब्लड सैंपल लिया गया है और वो फिलहाल क्वारंटाइन पर है। उनका जब ब्लड टेस्ट आएगा तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बार फिर से पुलिसकर्मियों को कोरोना ने अपने संक्रमण की चपेट में लिया है और इसको लेकर यह एहतियात बरता जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, पुलिसकर्मियों की यहाँ तैनाती कर दी गई है। कोतवाली थाने से पुलिसकर्मी आए, सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पर। मोहन कुमार जी, आप कहाँ से हैं मोहन जी? हम ट्रैफिक से हैं। आप लोगों को यहाँ क्या ड्यूटी दी गई है?
अभी तत्काल तो डीएसपी साहब के द्वारा पता किया करने के लिए भेजा गया कि कितना इसमें ट्रैफिक के जवान रहते हैं, उसका लिस्ट बनाना है। फिलहाल इसको सील किया जा रहा है। हाँ, फिलहाल इसको सील किया जा रहा है। मतलब कोई आ सकेंगे ना जा सकेंगे? नहीं, कोई नहीं जा सकते। नहीं। तो बिल्कुल मोहन कुमार जी हैं, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर है, ये बता रहे हैं कि इसको सील किया जा रहा है और बिल्कुल एहतियात के तौर पर सील किया जाना भी चाहिए, क्योंकि संक्रमण को अगर चेन को तोड़ना है तो इस तरह का एहतियात का कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन एक चिंता की बात है, अगर पुलिसकर्मियों के बीच इस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है तो ये निश्चित तौर पर चिंता की बात इसलिए है कि उनको लगातार अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। हालांकि पुलिस मुख्यालय पूरे मामले को लेकर गंभीर है। खुद डीजीपी हर एक ऐसे रेड जोन में गए हैं और अपने पदाधिकारियों का उन्होंने मनोबल बढ़ाया। एक बार फिर से राजधानी पटना में कोरोना का संक्रमण पुलिसकर्मियों के बीच और इसके बीच प्रशासन भी एक्टिव है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बिहार में आज कोरोना के 117 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या इसके साथ ही अब बढ़कर 5,364 तक पहुंच चुकी है, यानी कि अब तक 2,542 मरीज कोरोना के ठीक भी हुए हैं। यह राहत की बात है। बिहार में कोरोना के 2,672 एक्टिव केस हैं। बिहार में अब तक 32 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। और रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, एक साथ इतने मरीज 117 मरीज मिले हैं, क्या माना जाए? क्या ये जांच बढ़ रहे हैं इसलिए मिल रहे हैं या लगातार बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है? बिल्कुल अली, मैं बता दें आपको कि जांच की जिस तरह से क्षमता लगातार बढ़ रही है, नई मशीनों की आपूर्ति बिहार में हुई है। हाल ही में जो आरटीपीसीआर मशीन हो, कोबास मशीन हो या फिर ट्रूनेट मशीन हो, तमाम मशीनों की केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आपूर्ति करा ली है, जिसके बाद जो जांच की संख्या है अब तक राज्य में 1,05,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच हो चुकी है, जो एक बड़ी बात कहा जाए। चूंकि 15 दिन में जिस तरह से जो प्रवासी बिहारी है उनकी संख्या लगातार में बढ़ी है, तो ऐसे में मशीनों की भी आपूर्ति हो गई है। तो 5,000 से ज्यादा जो सैंपल की जांच अब रोज होने वाली है। राज्य सरकार का ये कहीं ना कहीं एक तरह से लक्ष्य है। तो अभी बता दें आपको कि जो सैंपल जांच है वो जिस तरह रफ्तार में बढ़ रही है, उसी रफ्तार में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। 5364 मरीजों की संख्या वो हो गई है अब तक बिहार में। तो निश्चित रूप से एक राज्य सरकार के लिए चुनौती थी कि आखिर इतने लोगों की जांच कैसे होगी। लेकिन फिलहाल बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार ने 10,000 का लक्ष्य दिया था प्रतिदिन, तो अब धीरे धीरे स्वास्थ्य लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अली, चलिए रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जांच का दायरा बढ़ रहा है, इसलिए मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन ये राहत की बात नहीं है, ये काफी परेशानी की बात है राज्य सरकार के लिए, राज्य में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि लगातार यहां पर कोरोना अपना पांव पसारता जा रहा है। और उधर पूर्णिया में आज 54 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 199 हो गई है। कोरोना कंट्रोल के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि पॉजिटिव मरीजों में ज्यादातर प्रवासी मजदूर हैं जो फिलहाल क्वारंटीन सेंटर में हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ज्यादातर मरीज ठीक हो रहे हैं। पूर्णिया जिला जो प्रखंड मुख्यालय है, इसमें अभी कोरोना केसेस पॉजिटिव की केस में बहुत अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। बाहर से जो प्रवासी मजदूर आए हैं, इसके कारण यहाँ पर आज 54 पॉजिटिव एकाएक मिला है देखने को। इस तरह से यहाँ पर 199 अभी पॉजिटिव केस है, जिसमें कि 56 रिकवरी हुआ है। औरंगाबाद के हसपुरा क्वारंटीन सेंटर में तैनात एसआई वीरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वीरेंद्र तिवारी की कल मौत हुई थी और आज उनकी रिपोर्ट मिली है। कल ही औरंगाबाद पुलिस लाइन को सील कर दिया गया था और उनके संपर्क में रहे पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन में रखा गया है। साथ ही उनकी जांच भी कराई जा रही है। 10 दिन पहले चूंकि वो कैंप में पोस्टेड रहे थे, काफी फ्रंट लाइन पे पोस्टेड रहे हैं, तो हमने उनका कोविड जांच करना उचित समझा और ये कोविड जांच कराई जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके संपर्क में जो व्यक्ति आए थे सबकी हम लोगों ने सूची बना ली है। उसका सैंपल कल भेज दिया था, शेष का सैंपल हम लोग आज भेजेंगे और अगली तरफ। पूर्णिया में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए कई क्वारंटीन सेंटर या तो बंद हो गए हैं या 15 जून से बंद कर दिए जाएंगे। ज्यादातर क्वारंटीन सेंटर सरकारी स्कूलों में ही चलाए जा रहे थे। ऐसे में अब इन स्कूलों में स्वच्छता बहाल करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। पूर्णिया के श्रीनगर प्रखंड के इस बुनियादी स्कूल से क्वारंटीन सेंटर को हटाए जाने के बाद यहाँ की स्थिति नारकीय हो गई है। स्कूल और उसके आसपास फैली गंदगी से ग्रामीण खासे परेशान हैं।
यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पूरे स्कूल की अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं होती तब तक वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। और सफाई हो जाना उचित रहेगा, इसलिए कि फिर बच्चे सब पढ़े लिखेंगे, आएंगे, हर तरह की जो है सुविधा होनी चाहिए। और जो क्या कहता है कि लोग हिचकेंगे इससे कि यहाँ बीमारी आया था और बीमारी रखा गया था, तो किस तरह से इसकी सफाई हो करके जो भी दवाई ववाई है छिड़काव उड़काव कर दे, साफ सफाई बढ़िया से कर दे। ऐसे काहे भेजेंगे? ऐसे में बच्चा को कोरोना वाला आया था, बच्चा को पकड़ लेगा तो फिर उसका जिम्मेवारी कौन है? इधर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसके लिए जहां अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए स्कूलों में साफ सफाई की पूरी व्यवस्था करने की मांग की है, वहीं पूर्णिया डीएम की माने तो 20 जून तक सभी स्कूलों को सैनिटाइज कर शिक्षा विभाग को सौंप दिया जाएगा। कोरोना वाला के रह के जो गया है, ताला जो मारा है, कोई अफसर यहाँ नहीं आ रहा है देखने के लिए। कोरोना वाला जो चला गया यहाँ से, उसके बाद कोई सफाई सुथरा कुछ भी नहीं। जैसे आपको कहा कि 15 जून तक हमारे ब्लॉक क्वारंटीन सेंटर मैक्सिमम लेटेस्ट बाई 15 जून वो रन करेंगे। उसके बाद हम लोग ऐसे सभी विद्यालयों को सैनिटाइज करवा के हम लोग शिक्षा विभाग को हैंडओवर कर देंगे। 20 जून के आसपास सारे विद्यालयों को सैनिटाइज करके हम लोग सौंप देंगे। बहरहाल 15 जून के बाद से बिहार के सभी क्वारंटीन सेंटर बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन पूर्णिया के लोगों की चिंता जायज है कि बिना सैनिटाइजेशन और साफ सफाई के स्कूलों को खोला जाना खतरनाक होगा। ऐसे में जिला प्रशासन अपना वादा कब तक पूरा करता है, देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से राजेंद्र पाठक की रिपोर्ट। और उधर प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मजदूरों को घर भेजे जाने, रजिस्ट्रेशन और उनके रोजगार की व्यवस्था जैसे मुद्दों पर गाइडलाइन जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि 15 दिनों में सभी प्रवासियों को वापस भेजा जाए और इसके लिए एक काउंसलिंग सेंटर बनाया जाए। कोर्ट ने कहा कि ज्यादा संख्या में श्रमिक ट्रेनें चलाई जानी चाहिए और लॉकडाउन उल्लंघन के मामले वापस लिए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रेशन के जरिए सभी प्रवासी श्रमिकों की पहचान की जाएगी, साथ ही रोजगार देने के लिए राज्य योजना भी तैयार करे और अपनी स्कीम कोर्ट को दे, जिसमें इस बात का जिक्र हो कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए उनके पास क्या योजना है। इसके अलावा रोजगार की योजना तैयार हो और स्किल मैपिंग की जाए। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार के मंत्रियों ने कहा कि इसके लिए पहले से तैयारी चल रही है और सभी मजदूरों की काउंसलिंग के साथ रोजगार मुहैया कराने पर भी काम हो रहा है। तो योजना बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, डे टू डे उसको आप लोगों के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम जिस स्तर के मजदूर हैं, दैनिक कार्य करने वाले, कुशल अकुशल, सेमी कुशल, सभी लोगों के उसके स्किल्ड सर्वे कर करके स्किल्ड सर्वे के हिसाब से हम उसको रोजगार देंगे। और वो रोजगार ही नहीं, रोजगार ही समाधान नहीं, हम स्वरोजगार की ओर से प्रशिक्षित करके भेजेंगे और जरूरत पड़ेगा तो उस तरह के लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से हम एक नया वातावरण इंडस्ट्रीज का बनाएंगे ताकि रोजगार का सृजन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ये चिंता बहुत ही उत्तम है, लेकिन उस चिंता से पहले से ही हम तैयारी कर रहे हैं। हमने जिला कामगार सलाह केंद्र बनाया है, डीडीसी उप विकास आयुक्त के अध्यक्षता में, जो हर माह बैठक करेगा और वो कामगारों से काउंसलिंग करेगा। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने रोजगार सृजन केंद्र बनाया है, जिसमें उन लोगों के लिए हर जिला में 2 क्लस्टर हम लोग बनाने जा रहे हैं। और मिशन 2020 पर जेडीयू का मंथन जारी है। लगातार तीसरे दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। 2 दिनों में 13 जिलों के कार्यकर्ताओं से बातचीत हो चुकी है और तीसरे दिन 5 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा हो रही है। आज मुजफ्फरपुर और वैशाली के साथ सिवान, सारण और गोपालगंज के कार्यकर्ताओं के साथ नीतीश कुमार चर्चा कर रहे हैं। जेडीयू ने 15 साल बनाम 15 साल के काम को चुनाव में लेकर उतरने का ऐलान किया है। और इस बीच एक बड़ी खबर, जेडीयू के बाद बीजेपी की भी चुनावी तैयारी शुरू हो गई है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के नेतृत्व में मीटिंग चल रही है। वर्तमान विधायक और पूर्व विधायकों के साथ ये बैठक हो रही है। 200 एमएलए और एमएलसी और पूर्व विधायकों के साथ मीटिंग की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रणनीतियां होंगी, उसको लेकर बातचीत चल रही है। और दर लगभग 3 महीने बाद आज शाम 7 बजे नीतीश कुमार कैबिनेट की अहम बैठक संवाद कक्ष में होने वाली है। कोरोना संकट में पहली बार मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। अब तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कैबिनेट की बैठकें सीएम कर रहे थे। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता आनंद अमृतराज। कोरोना संक्रमण की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर रहे थे, लेकिन अब जब अनलॉक 1 हो गया है और कई सारी छूट दी गई है, इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहली बार लगभग 84 दिनों के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कैबिनेट की बैठक संवाद में करेंगे। शाम 7 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और जिसमें तमाम मंत्री बैठक में शामिल होंगे कैबिनेट की बैठक में, और नीतीश कुमार भी रहेंगे। इस बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा और तमाम मंत्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलेंगे और कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। ये पहली बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रियों के साथ आमने सामने होंगे और यही वो संवाद है जहां पे 7 बजे मुख्यमंत्री कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। दरअसल कल लालू यादव ने एक ट्वीट करके नीतीश कुमार पे हमला भी बोला था कि ऐसा कौन मुख्यमंत्री है जो 83 दिनों से अपने घर से बाहर नहीं निकला था। इसको लेकर राजद के लोग भी काफ़ी चुटकी ले रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि लालू यादव के ट्वीट से नीतीश कुमार घर से बाहर निकले हैं। बहरहाल सियासत अपनी जगह है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आज पहली बार नीतीश कुमार कोरोना संक्रमण के बीच में आज अपनी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं जिसमें मंत्रियों के साथ वो आमने सामने होंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और उधर आरजेडी ने अपने व्यवसायिक प्रकोष्ठ की बैठक की जिसकी अध्यक्षता जगदानंद सिंह ने की। जगदानंद सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार को व्यवसायियों की चिंता नहीं है और लगातार व्यवसायियों की हत्या की जा रही है। आरजेडी ने इसके खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया। किसान और व्यापारी ये 2 वर्ग ऐसे हैं कि एक अनाज खाने के लिए देता है और एक समाज की दौलत पैदा करता, अपनी दौलत नहीं, यहीं से भूल होती है। समाज की दौलत पैदा करने वाले लोगों की जमात है व्यापारियों की जमात। गया का तापमान एक बार फिर बढ़ने लगा है। अब तक हीट वेव से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद एएनएमसीएच में 50 बेड का स्पेशल वार्ड तैयार किया गया है। हीट वेव से बचाव के लिए गया के एएनएमसीएच में विशेष व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि ये विशेष वार्ड बनाया गया है, 50 बेड का वार्ड बनाया गया है, जिसमें चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की जो तैनाती है वो कर दी गई है शिफ्ट वाइज में। हालांकि अभी तक यहाँ कोई मरीज नहीं आया है। ये विशेष वार्ड बनाया गया है जो हीट वेव किया, पिछले साल जो है हीट वेव से कई लोगों की मौत हुई थी और इसी को देखते हुए इस बार पहले से ही तैयारी की गई है एएनएमसीएच में, ताकि अगर कोई मरीज हीट वेव का मरीज यहाँ आता है तो उसको तत्काल इलाज मिल सके, और इसके लिए विशेष वार्ड बनाया गया है और स्वास्थ्य कर्मियों एवं डॉक्टरों की तैनाती की गई है, प्रतिनियुक्ति की गई है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। नालंदा से बड़ी खबर है जहां पर पंचायत का तुगलकी फरमान सामने आया है। 41,000 रुपए इस पंचायत द्वारा एक महिला की आबरू की कीमत लगाई गई है। दरअसल ये पूरा मामला एक रेप का था जिसको रफा दफा करने का आदेश दिया गया पंचायत की तरफ से और कीमत लगाई गई 41,000 रुपए। नूरसराय थाना क्षेत्र की यह घटना है। अगली खबर का रुख करते हैं। 2 दिन पहले हुई बारिश ने समस्तीपुर बीएड कॉलेज परिसर की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। पूरा परिसर झील में तब्दील है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि कई बार नगर परिषद से लेकर जिला प्रशासन तक को जल निकासी के लिए कहा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर लॉकडाउन के बाद कल से फिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जगह जगह सैनिटाइज करने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घेरा भी बनाया जा रहा है। मंदिर मैनेजमेंट कमेटी की निगरानी में 2 बार मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया गया। साथ ही एक टीम बनाई गई है जो सफाई का ध्यान रखेगी। मंदिर परिसर में फिलहाल मेडिटेशन पर रोक रहेगी। और देख लेते हैं कुछ फटाफट खबरें। अरवल के सकरी गांव में पति ने की पत्नी की हत्या और शव को घर में छिपाया, अवैध संबंध के शक में ली जान। बांका में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, हत्या और खुदकुशी के एंगल से जांच कर रही पुलिस। नवादा में बच्चे की हत्या के बाद लोगों ने जमकर काटा बवाल, किसुआ राजगीर पथ को बगोदर गांव के पास सड़क जाम। मुंगेर के लाल दरवाजा गंगानगर में मुखिया के घर छापेमारी का ग्रामीणों ने किया विरोध, शराब तस्करी को लेकर हुई थी छापेमारी। भागलपुर के 11 लोगों ने दी कोरोना को मात, कोविड केयर सेंटर से मिली छुट्टी, 7 दिनों के होम क्वारंटीन के लिए भेजे गए घर। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे की नई पहल, पटना जंक्शन पर लगाई गई मास्क वेंडिंग मशीन, सिर्फ 80 रुपए में मिलेगा N95 मास्क। लंबे समय बाद आज खुल गया पटना जू, अभी सिर्फ मॉर्निंग वॉक की इजाजत, सुबह 5:30 बजे से 10 बजे तक कर सकते हैं सफर। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज़